नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए डेली वेजर्स के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक चेतावनी जारी कर दी गई है। 6 सितंबर को सांबा में हाईवे पर धारा 144 को तोड़ेंगे पीएचई के डेली वेजर्स और जिला स्तर पर थालियां बजाकर होगा यहां पर प्रदर्शन। 22 जून से शुरू हुआ आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर पीएचई के डेली वेजर्स ने एक धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है कि 6 सितंबर को सांबा में धारा 144 को यहां पर तोड़ा जाएगा और उसके बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको याद दिलाते चले कि प्रशासन की तरफ से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी किस तरह से काम किया गया, लेकिन इस बीच में जम्मू पठानकोट हाईवे पर धारा 144 यहां पर लगाई गई है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन आप नेशनल हाईवे पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी चेतावनी जिला सांबा से डेली वेजर्स देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आप देखिए 22 जून से ये आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन पर पूरी तरह से सवालिया निशान ये दागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट डेली वेजर्स के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर डेली वेजरों ने अब चेतावनी जारी कर दी है कि नेशनल हाईवे पर धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा और उसके बाद यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि धारा 144 लगाने के बाद 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और 3 साल से ज्यादा की सजा इसे तोड़ने पर हो सकती है। लेकिन इस बीच में भी चेतावनी किस तरह से डेली वेजर्स की तरफ से दी गई है, ये देखने वाली बात है। अब देखना ये होगा कि कल 6 सितंबर है और 6 सितंबर के दिन किस तरह से डेली वेजर्स जो है वो घेराव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ी चेतावनी डेली वेजर्स की तरफ से दे दी गई है। जल शक्ति विभाग के ये डेली वेजर्स हैं जो पिछले 22 जून से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी लंबित पड़ी हुई मांगों को मनवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन उस बीच में किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है, ग्राउंड पर कितना काम किया गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, चेतावनी जिस तरह से जारी की गई है डेली वेजर्स की तरफ से कि आने वाले समय में घेराव यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ नेशनल हाईवे पर धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन अब उसे तोड़ने का भी ऐलान कर दिया गया है पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि पीएचई डेली वेजेस का जो संघर्ष है अब वो एक सीमा पर जाकर जो वो जरूर खत्म होगा और कहीं ना कहीं तमाम पीएचई डेली वेजेस ने ठान के रखा है कि जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होता हम ये संघर्ष को आगे लगातार बढ़ाते जाएंगे, चाहे कितनी भी धाराएं हमारे ऊपर लगा दीजिए, चाहे 144 हो या 288 हो। लेकिन जिस तरह से तमाम अगर सेंट्रल बॉडी देखे पीएचई डेली वेजेस की, तो आज सांबा हेडक्वार्टर में पहुंची हुई है पीएचई सब डिवीजन में और एक जिला स्तर पर इनकी तरफ से कूच की गई है कि जितने भी तमाम इनके साथी संघर्ष कर रहे हैं उनको और ज्यादा उनका मोराल हाई किया जाए, उनको बूस्ट किया जाए कि अपना संघर्ष हम किसी एक मुकाम पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। जिसके चलते मेरे साथ कुछ साथी है जो सेंट्रल बॉडी के जम्मू से आए हुए हैं या कुछ सांबा के हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन 8 सितंबर को एक थाली बजाओ रैली जो वो निकाली जाएगी, रोड शो किया जाएगा और उसमें जो धारा 144 का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि जिला प्रशासन सांबा ने हाईवे पर 144 इंपोज किया है कि कोई भी इस तरह की रैली, प्रोसेशन या धरना नहीं होंगे। लेकिन इस 144 धारा को ये तोड़ेंगे पीएचई डेली वेजेस। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि धारा 144 को अगर तोड़ा जाता है तो 3 साल से ज्यादा की सजा भी हो सकती है, कार्यवाही भी हो सकती है, जो प्रशासन की तरफ से कहा भी गया है कि उल्लंघन होने पर कार्यवाही की जाएगी। क्या लगता है कि बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल बीच का रास्ता कोई ना कोई निकालना होगा। मध्यस्थता का दौर पहले भी हमने देखा कि कोई नहीं निकला, आज भी कोई नहीं निकला। लेकिन अब जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स निकाल रहा है उन ऑर्डर्स को किस तरह से काउंटर करना है उसको लेकर रणनीति पीएचई डेली वेजेस की तरफ से तैयार की गई है। तो तमाम जो साथी यहाँ पर पहुंचे मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो क्या कहेंगे, थाली बजाओ रैली, रोड शो आपकी तरफ से किया जा रहा है और धारा 144 को ध्यान में रखा जाएगा आपकी तरफ से या फिर धारा 144 को तोड़ दिया जाएगा? क्योंकि संघर्ष आपका जो एक ही मोटिव है कि हमने अपना संघर्ष जो है वो एक मुकाम तक पहुंचाना है। ऋषि, शुक्रिया आपका। हम लोग अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए निकले हैं और 22 जून से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये थाली बजाओ जो रैली है, ये प्रधानमंत्री साहब ने जब हम लोगों ने कोरोना की पीक में रेड जोन में या हर उस जगह काम किया, जब सभी ऑफिसर और सब लोगों को यह हिदायत थी सरकार की तरफ से कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, लेकिन हमारे डेली वेजरों को ये हिदायत थी, ये डायरेक्शन थी कि आप घर घर पानी पहुंचाइए। तो हमने उस डायरेक्शन को माना, हमने अपना फर्ज समझा कि इस इंसानी जात को, इस मनुष्य को बचाना है। तो पीएचई वालों का सबसे पहला कदम है और हमने हर उस घर में पानी पहुंचाया जहां कोई परेशानी थी या कुछ था। और पहले से डबल ड्यूटी थी हमारे कई साथी महीने करने के ये थाली बजाओ रैली वो प्रधानमंत्री साहब ने अप्रिशिएट किया था उस टाइम कि आप थाली बजा के। सवाल आ रहा है कि प्रशासन ने जो एक मध्यस्थता का दौर निकालने की कोशिश की, मीटिंग के लिए भी बुलाया था, उसको लेकर क्या कहें?
ऋषि जी देखिए, प्रशासन बुलाता है, मध्यस्थता के लिए नहीं बुलाता। वो एक ही बात कहता, आप इस स्ट्राइक को खत्म कीजिए। तो हम ये कहते हैं, आप हमारी बदो-मजदूरी खत्म कीजिए। कोई मीटिंग है निचोड़ नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल निचोड़ नहीं, अलग अलग तरीके से प्रेशराइज करने का तरीका है उनका। चाहे धारा 144 की बात कीजिए, क्या कोई हो तो पुलिस की लाठीचार्ज या कुछ भी हो, लेकिन हम इससे लेकिन ऋषि, कानून का उल्लंघन तो नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं थोड़ी बात इन तमाम साथियों से रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक रणनीति जो इनकी तरफ से तैयार की गई है वो जानना बड़ा जरूरी है। तो आपसे भी जानना चाहूंगा, आज जिला स्तर पर भी आपकी तरफ से की जा रही है और तमाम अपने साथियों का मोरल हाइक किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस संघर्ष को लेकर? बिल्कुल ऋषि जी, जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि पीएचई का जो संघर्ष लंबे समय से चलता आ रहा है, आज प्रशासन उनकी जायज मांगों को मानने के बजाय दबाने का प्रयास कर रहा है। कभी 144 लगा के, कभी कुछ किसी न किसी तरीके से, कभी लाठीचार्ज करके। तो आज हमने जो डिवीजनों का दौर शुरू किया है, तो ये हमारा सीधा मकसद है कि 8 तारीख को जो थाली और ताली की रैली होगी, जो प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचाने की प्रयास है हमारा कि ये वही कोविड वॉरियर हैं जिनके सम्मान में आपने थाली और ताली बजाई थी। आज इनकी हालत आप लोग देखें, और अगर फिर भी सरकार की नींद नहीं खुलती तो आने वाले दिनों में, जैसे अमित शाह जी का दौरा भी प्रस्तावित है, तो उनका डटकर विरोध होगा। और हम चाहते नहीं है कि ऐसा कुछ करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है। हमारी मांगों को जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं किया जाता, हर वो कदम उठाएंगे जो हमारी रेगुलाइजेशन तक जाए। आप यहाँ पर आए, क्या कहेंगे इस संघर्ष को लेकर, जो अब एक लग रहा है कि किसी एक सीमा पर जाकर जरूर पहुंचेगा? शुक्रिया ऋषि जी, पहले तो आपके थैंक्स आपका। दूसरा, जो सांबा डिवीजन इस में कार्यक्रम चला है, इन साथियों का हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हम लोग जहाँ पे आए हैं। रही बात दूसरी 8 तारीख के कार्यक्रम की, उसका मेन उद्देश्य ये है कि 76 डे से हम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो एलजी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, तो थाली और ताली बजा के हम एलजी प्रशासन का स्वागत भी करेंगे और निंदा भी करेंगे कि जब तक आप लोग सोए रहोगे हम लोग रोडों पे परेशान होते रहेंगे। आज हमारे बच्चों का इशू है, हमने अपना गोल्डन पीरियड डिपार्टमेंट को दिया है। ठीक है, तो ये तमाम इनकी तरफ से कहना है कि हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। जिला स्तर पर, डिवीजन लेवल पर तमाम इन साथियों को इकट्ठा लगातार किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को काउंटर लगातार किया जाएगा, चाहे जितने भी वो धारा लगा दें या जितने भी ऑर्डर उनकी तरफ से निकाले जा रहे हैं इनके अगेंस्ट। लेकिन ऋषि, सवाल यहाँ पर यह है कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और उस पर क्या लगता है कि बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत है? ऋषि, एक लाइन में मैं स्पष्ट तौर पर इनसे जानना चाहता हूँ, 144 जो लगाई गई 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो इसको किस तरह से? ऋषि जी, हम पिछले 28 साल से सजा ही काट रहे हैं। ये बदवा मजदूरी सजा ही है कि कम वेतन में हमारा शोषण किया जा रहा है। हम उस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करते, उस सजा की बिल्कुल परवाह नहीं। आने वाला हमारा, इसके बाद हम कठुआ जा रहे हैं, ये पूरे प्रॉमिस हम मोबिलाइज कर रहे हैं। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा, कोई भी धारा लगा दे इसका कोई हमें फर्क बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पीएचई के डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कल के लिए उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है कि 6 सितंबर को आंदोलन किया जाएगा और धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर बीच का रास्ता निकालकर काम करने की भी जरूरत, और किस तरह से अब प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाएंगे ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाएंगे, 5वें वेतन आयोग को लेकर भी आपको एक खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए बुजुर्ग किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ को लेकर लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिमों का अब यहाँ दर्द जो है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है, और प्रशासन पर सेवा का मेवा ना देने का आरोप लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड मुलाजिमों का दर्द छलक रहा है और पूरी तरह से वो अपना दुख यहाँ पर बयां कर रहे हैं। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ को मद्देनजर रखते हुए सड़कों पर बुजुर्ग देखे गए हैं। इस वक्त की साफ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में आप देखिए प्रशासन पर सेवा का मेवा न देने का आरोप किस तरह से आम लोगों की तरफ से लगा दिया गया है। ऑल जे.एन.के रिटायर्ड पुलिस एनजीओ, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस बीच में यहाँ किस तरह अब प्रशासन इस खबर पर संज्ञान लेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं ये पुलिस डिपार्टमेंट के, और उनकी तरफ से काफी परेशानी बताई जा रही है, सामने रखी जा रही है कि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस से जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनका जो दर्द है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ को मद्देनजर रखते हुए सड़कों पर इन लोगों को देखा गया है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, आपसे जानना चाहेंगे, ये कोई पहला मौका नहीं है कि धरना प्रदर्शन हुआ हो, इससे पहले भी इन लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, आज किस तरह से बातचीत की गई? बड़े लंबे समय
समय से प्रदर्शन जो थे वो जम्मू की सड़कों में चल रहे थे और आज एक बार दोबारा थे ये अपनी अलग अलग मांगे जो इनकी बड़े लंबे समय से चल रही है उनको लेकर ही आई है। उन्हीं का वर्णन हल्का सा मैं करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर बात करूं 1996 में फिफ्थ पे कमीशन जो लागू की गई थी उसे पुलिस डिपार्टमेंट जो था उसे बाहर रखा गया था। वो चाहते हैं कि वो क्यों किया गया था उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। उसके बाद 10% तक रिजर्वेशन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे तमाम पुलिस के जो बच्चे आते हैं उन्हें जो रिजर्वेशन है वो 10% तक दिया जाए। उसके अलावा अगर मेडिकल अलाउंस की बात की जाए वो भी यहाँ पे सेंटर की अगर बात करें वो 1000 रुपए के हिसाब से देते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी बन गया, यहाँ अभी तक 300 चलता है और भी बहुत सी डिमांड है जिनको लेके इनका प्रदर्शन काफी लंबे समय से चल रहा है पर अब तक मुद्दा जो है वो हल नहीं किया गया। क्या लगता है कि अब क्या कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से सामने आ सकता है, क्योंकि अगर इतने लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं? आपको बता दें कि प्रदर्शन पहले भी होते थे, प्रदर्शन अब भी हो रहे हैं। पहले भी कोई बाहर निकल के नहीं आया कि जिन्होंने इतने साल अपनी जिंदगी के देश की सेवा में दिए हैं उनका मसला सुना जाए, उसे हल करने का प्रयास किया जाए। यानी कि कोई भी नुमाइंदा अभी तक बाहर निकल के नहीं आया है, पर उम्मीद कर सकते हैं कि शायद आने वाले समय में इनकी बात सुनी जाए। पर अब तक की बात करें किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं आया। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो बता रही हैं कि किस तरह से कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया है। काफी लंबे समय से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए आज भी किस तरह से यहाँ पर अपनी मांग रखते हुए सामने आए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको दिखाते चलें कि हीरानगर सेक्टर में भी किस तरह से यहाँ पर नदी नालों की बात सामने आई है। लेकिन उस बीच में जब नाले उफान पर आ जाते हैं तो कितनी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं। ये हीरानगर का जांडी गांव है जहां पर बरसाती नाला छात्रों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। नाले पर पुल ना होने की वजह से जान जोखिम में ये बच्चे डाल रहे हैं और अभिभावकों और टीचरों की जानें भी पूरी तरह से सूली पर टंगी हुई है और ये प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। हीरानगर की जांडी गांव से खबर आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर आप देखिए नाला न बनने की वजह से काफी परेशानियां स्कूली बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं। और जिस बीच में अगर बरसात के मौसम में पानी ज्यादा हो जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है तो काफी तरीके से परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन नाले पर पुल ना होने का वजह से ही देखिए परेशानियां किस तरह से झेलनी पड़ रही हैं। अभिभावकों और जो शिक्षक हैं उनको भी किस तरह से यहाँ पर समस्या से जूझना पड़ रहा है ये आपके सामने है। क्योंकि हीरानगर से खबर इस वक्त आप देख रहे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बात होती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं कितनी हैं साफ तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये नाला किस तरह से स्कूली बच्चों की तरफ से पार किया जाता है, आने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से पार किया जाता है। समझिए जरा कि अगर बारिश का मौसम है, जल स्तर बढ़ जाता है तो फिर इस रास्ते को पार किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इस रास्ते से निकलते हैं, रोज स्कूल पहुंचना है। लेकिन उस बीच में किस तरह से ये नाला बनाया जाना चाहिए था, सवालिया निशान। क्योंकि नाले पर पुल ना होने का खामियाजा आम जनता यहाँ पर भुगतती हुई और साफ तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से वो आर पार यहाँ पर होते हुए लोग जो है वो देखे जा रहे हैं, बच्चे देखे जा रहे हैं। अभिभावकों ने भी अपना यहाँ पर गुस्सा जो है वो जाहिर किया है, शिक्षकों ने भी गुस्सा जाहिर किया है। तो साफ तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस रास्ते से निकलने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अंदाजा यहाँ पर ये लगाइए कि अगर जल स्तर बढ़ जाता है, बारिश का मौसम है, बरसात है और उस बीच में किस तरह से यहाँ पर हादसा हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बार बार दावे किए जाते हैं कि जमीनी सतह पर आम जनता को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? का जो स्कूल है रास्ते को देख सकते हैं कि विकास जो है अभी भी दूर है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार हर बार यही दावे करती है कि हम जमीनी स्तर पर विकास करवा रहे हैं, लेकिन इस स्कूल की पुलिया की हालत देखकर लगता है कि विकास अभी गांव में बड़े कोसों दूर है। क्योंकि ये जो जांडी गांव की बात करूं तो ये एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक पवित्र स्थान है, यहाँ पर जगदम्बिनी गंगा का स्थान है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं स्नान करने और ये एक पुराने ऋषि मुनियों के लिए ये एक तपस्या का केंद्र भी रहा है। और अभी हाल ही में यूटी सरकार ने इसको टूरिज्म के मैप में भी इस गांव को लिया है। जी अच्छा, लेकिन क्या लगता है कि पुल अभी तक क्यों नहीं बना है? क्योंकि आप देखिए डीपीआर कोई तैयार हो गई है या फिर टेंडर लगाया गया है या फिर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है? देखो मैम, ये पहले का बना हुआ है जो बरसात में हर साल बह जाता है, क्योंकि ये जो नाला है बरसाती नाला है और ऊपर पहाड़ों के एरिया से आता है
और जब भी बरसात आती है तो एकदम से इतना फ्लड आ जाता है कि स्कूल के अंदर में भी पानी घुस जाता है और अपनी पुलिया इतनी छोटी बनाई गई है कि वो उसको भी बहा के ले जाता है, जिसके कारण यहाँ बच्चों को और अभिभावकों को और शिक्षकों को और गाँव के लोगों बहुत बहुत को सभी को धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो काफी परेशानियां हीरानगर के लोगों को झेलनी पड़ रही है, जहां पर आप देखिए जांडी गांव से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर ये पुल बनाया तो गया है, लेकिन अक्सर जब भी बरसात आ जाती है तो उस वक्त ये बिल्कुल पूरी तरह से आप देखिए ड्रेन ऑफ हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, जिस पर काम करने की जरूरत है कि आखिर किस तरह से बरसात के मौसम में इस पूरी समस्या से बचा जाए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला रामबन लिए चलेंगे और रामबन से भी आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से अब प्रशासन जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। झीलों और तालाबों में यहाँ रामबन के गली बाजार जो है वो तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बद से बदतर हालत की सुध यहाँ प्रशासन नहीं ले रहा है और लोगों का घरों से बाहर निकलना भी यहाँ मुहाल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए झीलों और तालाबों में यहाँ रामबन की गली बाजार जो हैं वो तब्दील हो गए हैं और ड्रेनेज सिस्टम की बद से बदतर हालत की सुध ना यहाँ पर लेता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानियां लोगों को। लेकिन जो एक बड़ी बात सामने रखी गई है कि आम जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, लेकिन वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस तरह से काम कर रही है और गली के अंदर जिस तरह से पानी पहुंचता नजर आ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कुछ काम कर रही है। इससे पहले भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर ही सवालिया निशान जो है वो उठे थे, लेकिन अब तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जिला रामबन से, जहां आप देखिए साफ तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला रामबन से दिखाई जा रही है, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम की बद से बदतर हालत होने की वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। इससे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बड़ा दावा भी पेश किया गया, लेकिन आप देखिए जमीनी सतह पर ये दावे किस तरह से फितड़ी साबित हो रहे हैं। लोगों का गली मोहल्लों में, गली बाजारों में बाहर निकलना पूरी तरह से मुहाल हो चुका है। परेशानी के दौर से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन पानी आप देखिए बिल्कुल भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से ये परेशानियां झेलनी जा रही हैं और ये सारे आरोप आम लोगों की तरफ से यहाँ पर दागे जा रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही और जिस पर प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में जहां एक बड़ा दावा सामने रखा जाता है कि प्रशासन की तरफ से काम किया गया, तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बरसात के समय में भी ये काम हुआ है। और बरसात यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक यहाँ पर स्रोत है, लेकिन उस बीच में प्रकृति से तो लड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन उससे बचने के लिए उपाय जरूर किए जा सकते हैं। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से बड़ा दावा पेश किया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए आशा मैं आपको एक चीज बता दूं कि म्युनिसिपल काउंसिल रामबन की जहां हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है। हालांकि कई बार म्युनिसिपैलिटी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। जनाब, अगर लोग कोऑपरेट करते तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें कहीं न कहीं कामयाब हो पाते। डस्टबिन हमने जगह जगह इंस्टॉल किए हुए हैं और लोग वहां पर जाकर कूड़ा करकट फेंके। लेकिन अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट अगर हम देखें इसमें, क्योंकि अगर आपने डस्टबिन को बाजार में इंस्टॉल किया हुआ है, मुख्तलिफ मकामात पे इंस्टॉल किया है, तो जाहिर सी बात है लोगों को ये तो पता होगा नहीं जब वो घर के दहलीज के अंदर ही है और उन्हें ये पता चले कि कहाँ पे हमारे मोहल्ले में, हमारे वार्ड में जो है डस्टबिन जो है इंस्टॉल किया गया है। तो कहीं न कहीं जरूरत इस बात की है कि लोगों को आप अवेयर करें सबसे पहले कि अगर आप किसी चीज को मार्केट में लाते हैं, किसी चीज को किसी जगह पर ले जाते हैं, तो सबसे पहले उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आप उन लोगों को अवेयर करें। अगर इन लोगों को अवेयर किया जाता कि जब आप डस्टबिन में अगर कूड़ा करकट डालेंगे, नालियों में ना फेंकेंगे, तो ये जो हमारा वाटर लॉगिंग सिस्टम है वो कहीं न कहीं बेहतर हो सकता है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्लॉक होने का एक कारण ये भी है कि लोगों को अवेयर नहीं किया गया। सारे लोग, हम ये भी नहीं कहें कि अनअवेयर है, क्या लगता है कि जागरूकता शिविर लगाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, इसमें तो क्योंकि पिछले 1 महीने से लगभग मैं इस चीज को देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्टेड लोग हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत होते रहती है। तो मैंने यही चीज पाई है कि अगर इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत जो इनके पास फंडिंग होती है उसके जरिए से अगर ये इस तरह के जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें, लोगों को अवेयर करें, एडवर्टीज करें इन तमाम चीजों को, किस तरह से आपने इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इस सब में सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें आगे आना होगा, हमें अवेयर करना होगा लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो अवेयर
अवेयर नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें पता नहीं है कि हमने ये तमाम चीजें कहाँ पे फेंकनी, पॉलीथीन को कहाँ फेंकना है, बाकी दूसरे तरह का कचरा उसको कहाँ फेंकना है। तो पहले उनको कैटेगरी कर ली हमने, डिवाइड करना, और उसके बाद लोगों को बताना है कि हमारे पास बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम का क्या कुछ कहना था। वो कह रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से यहाँ पर काम भी किया जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम भी कर रही है, लेकिन उस बीच में आम लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। लेकिन उस बीच में आप देखिए आम जनता को जागरूक करने की जरूरत है, शिविर लगाने की जरूरत है, लोगों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने की जरूरत है कि किस तरह से आपको काम करना है। आगे बढ़ जाएंगे अब आपको डोडा जिले की भद्रवा सब डिवीजन में पेश आए हुए आज सड़क हादसों में एक दंपति सहित मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पहला हादसा तब पेश आया जब पुल डोडा के यहां गलंगदर इलाके में और इसके नजदीक ही एक ऑल्टो कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से नाले में जा गिरी और ये हादसा पेश आते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया और मृतकों की पहचान सत्या देवी पत्नी नसीब सिंह, सत्या देवी के बेटे विक्रम सिंह और लेखराज की पत्नी सतीशा देवी के रूप में की गई। ये सभी यहां शिवा इलाके में रहने वाले थे। वहीं इस हादसे में घायल नसीब सिंह का अस्पताल में इलाज जारी है। उधर दूसरा हादसा तब पेश आया जब पुल डोडा से भद्रवा की ओर जा रही एक कार मुगल मार्केट के नजदीक फिसलकर नीरू दरिया में जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल हो गया है और मृतकों की पहचान सज्जाद अहमद निवासी भलारा भद्रवा और रविंद्र कुमार के रूप में की गई, जबकि घायल हुए यहां पीयूष मनहास निवासी हिमोट भद्रवा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा ने देश का भविष्य किए जाने वाले यहां पर बच्चों को शिक्षित करने में टीचरों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ दूरदराज के इलाकों में अपने फर्ज को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं और टीचरों के इस योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। और जम्मू में आज टीचर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने ये बात कही और उम्मीद जताई कि हमारे टीचर्स भी नई शिक्षा नीति के तहत अपनी कौशल क्षमता में इजाफा करेंगे ताकि बच्चों की बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वर्चुअल तरीके से जुड़े और टीचरों को आज के इस अहम दिन पर अपनी शुभकामनाएं दी। बड़ी दूर दराज के इलाकों के में काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं और दुर्गम जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें काम कर रहे हैं। हम सब उनके प्रति अपनी जो ग्रेटिट्यूड है वो प्रकट करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं और ये आशा करते हैं कि वो जो हमारी नई आने वाली पीढ़ी है उनके प्रति जो है बहुत अच्छी तरह से उन्हें जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाते रहेंगे, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, अपनी जो और अच्छी तरह से नई शिक्षा नीति के तहत उनको पढ़ाएंगे, कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे और जो भी उनके एफर्ट्स हैं वो जाया नहीं जाएंगे। वो हम जानते हैं कहाँ पे वो कितनी दुर्गम स्थितियों में काम कर रहे हैं और उनका जो है हम पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और उनके जो भी कोई ऐसी ग्रीवेंसेस होंगी या उनकी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी तो वो उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।